हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर मेटल कार्बीन्स या मिथाइलिडीन ग्रुप्स। देखिए, ये बहुत छोटा टॉपिक और इजी टॉपिक भी है, इसीलिए हम इसे जल्दी कवर कर लेंगे। आज ही लेक्चर में पूरा कार्बीन खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। देखिए, कार्बीन को सबसे पहले हम लिखते कैसे हैं ये देखेंगे। तो कार्बीन को हम लिखते हैं इस तरह से, या तो आप इसे इस तरह से शो कर सकते हैं या आप इसे इस तरह से शो कर सकते हैं या आप इसे इस तरह से शो कर सकते हैं। ये है कार्बीन, सिंबल ऑफ कार्बीन, फॉर्मूला ऑफ कार्बीन, जो आप कहना चाहेंगे। फिर जो ये कार्बीन्स होते हैं ये थर्मोडायनेमिकली एज वेल एज काइनेटिकली अनस्टेबल स्पीशीज है। थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली अनस्टेबल स्पीशीज, ये आप बात ध्यान रखेंगे। फिर ये जो कार्बीन्स है ये रेयरली पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, फाउंड रेयरली इन फ्री स्टेट। ये रेयरली मिलेंगे आपको फ्री स्टेट में, ठीक है। ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। फिर हम कार्बीन्स के क्लासिफिकेशन की ओर चलेंगे या टाइप्स ऑफ कार्बीन को स्टडी करेंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, कार्बीन के टाइप्स की बात करें तो ये जनरली 2 टाइप की कार्बीन्स होती है, ठीक है। 2 टाइप्स की कार्बीन पाई जाती है। एक आती है श्रॉक कार्बीन और एक है फिशर कार्बीन। ठीक है। अब नेट के एग्जाम में एज वेल एज गेट के एग्जाम में श्रॉक कार्बीन और फिशर कार्बीन से जितने भी थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आते हैं हम उसको ट्रिक्स में ही खत्म कर देते हैं कि किस तरह से आप इसे ट्रिक से याद रखेंगे। बहुत इजी है, चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है मेटल कार्बीन। ट्रिक पहले आप लिखेंगे शंकर तिवारी से फीस लो। शंकर तिवारी से फीस लो, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे S और N का मतलब है, S सबसे पहले S है श्रॉक कार्बीन और N है न्यूक्लियोफिलिक भी कह सकते हैं, ठीक है। श्रॉक कार्बीन न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है, ये ध्यान रखेंगे। एज वेल एज ट्रिपलेट होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो श्रॉक कार्बीन न्यूक्लियोफिलिक और ट्रिपलेट होती है। ये श्रॉक कार्बीन के बारे में खत्म हुआ। और अब आते हैं F, E, L और O, ठीक है। F मतलब है फिशर कार्बीन, ठीक है। E का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक। L और O का मतलब हुआ लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये ट्रिक आप ध्यान रखेंगे कि श्रॉक कार्बीन न्यूक्लियोफिलिक होती है और ट्रिपलेट होती है। इसी तरह से फिशर कार्बीन इलेक्ट्रोफिलिक लो ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज सिंगलेट होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस ट्रिक के अंदर ऑलमोस्ट सारे थ्योरेटिकल अप्रोच आ चुके हैं। क्या कहा मैंने? श्रॉक कार्बीन न्यूक्लियोफिलिक होती है और ट्रिपलेट नेचर की होती है, एज वेल एज फिशर कार्बीन इलेक्ट्रोफिलिक, सिंगलेट और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो मैंने क्या कहा, मैं उसको एक जगह फिर से इसी कार्बीन के नीचे लिख देता हूं। मैंने ये कहा कि श्रॉक कार्बीन क्या है? ट्रिपलेट है, ठीक है। तो फिशर कार्बन क्या है? सिंगलेट है।
श्रॉक कार्बिन न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है, और फिशर कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। ठीक, श्रॉक कार्बिन जो है ये ट्रिपलेट होती है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है, एज वेल एज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन फिशर कार्बिन लो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जाती में होता है। ठीक है, अब ये तीन बातों के अलावा हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कि ये कोई श्रॉक कार्बिन है या फिशर कार्बिन है? जनरली श्रॉक कार्बिन के अंदर ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यूज किया जाता है जो जनरली डी स्टार्टिंग में आते हैं, डी ब्लॉक की स्टार्टिंग के, यानी कि स्कैंडिनियम टाइटेनियम है, इट्रियम नियोबियम है, हेफियम लैंथेनम हेफिनियम, टेंटेलम है। तो ये स्टार्टिंग के एलिमेंट अगर आपके कार्बिन में प्रेजेंट है तो वो है श्रॉक कार्बिन, मतलब डी ब्लॉक में जो स्टार्टिंग के एलिमेंट आएंगे इन तीनों में से, स्टार्टिंग के, बहुत स्टार्टिंग के, वो है श्रॉक कार्बिन। और अगर इसके बाद मिडिल के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यूज किए गए, जैसे कि क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, उसी तरह से ये हो सकता है, और यहाँ पे ओस्मियम वगैरह, इस तरह के अगर बीच के एलिमेंट या मिडिल डी ब्लॉक के एलिमेंट यूज किए गए तो वो फिशर कार्बिन होगा। यानी हम एलिमेंट के बेस पर, डी ब्लॉक के एलिमेंट के बेस पर भी ये पता कर सकते हैं कि कार्बिन फिशर है कि श्रॉक है। स्टार्टिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूज्ड। ठीक, मिडिल डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूज्ड। और क्या बातें हैं श्रॉक कार्बिन और फिशर कार्बिन के बारे में, हम उसको आगे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ साथ और भी आगे हमें लिखना है कि इसे ट्रिपलेट क्यों कहा गया। श्रॉक कार्बिन ट्रिपलेट क्यों है, आर, ठीक, और ये इस तरह से, ये श्रॉक कार्बिन का डायग्राम है, एमओ डायग्राम। उसी तरह से ये फिशर कार्बिन का एमओ डायग्राम है, इस तरह से, ये नोट डाउन कर। यानी कि श्रॉक कार्बिन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, पर यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे फिशर कार्बिन में, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्रॉक कार्बिन के बारे में। श्रॉक कार्बिन ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास कि ये इसका प्रिपरेशन कैसे होगा श्रॉक कार्बिन का, वो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। TaCP Cp CH3 प्लस NaOMe ये दिया है, इस तरह से होगा। तो देखिए ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। देखिए श्रॉक कार्बिन में किस तरह का डी ब्लॉक का एलिमेंट यूज हुआ है, स्टार्टिंग का, लैंथेनम हेफिनियम टेंटेलम 3rd नंबर पर ही आता है, स्टार्टिंग का ही एलिमेंट है ये। तो इससे हम पहचान जाते हैं कि ये जो कार्बिन बनेगी हमारी वो श्रॉक कार्बिन बनेगी। अब क्या होगा इसमें, जब इस कॉम्प्लेक्स की NaOMe के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो MEOH बाहर हो जाएगा। जब इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन आप
NaOMe के साथ करवाएंगे तो MEOH बाहर हो जाएगा और बनेगा T डबल बॉन्ड CH Cp2। ये है। अब ये किस तरह से बना वो हम देखेंगे मैकेनिज्म। देखिए, सबसे पहले टेंटेलम CH3 Cp NaOMe। इस CH3 को मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया CH2H, ठीक है। इस CH3 को मैंने कुछ इस तरह से लिखा। अब होगा क्या कि MEOH बाहर चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये MEOH बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, TA CH3 CH2 Cp। ये यहाँ इस तरह से, जैसे ही ये यहाँ आएगा इस तरह से, ये बन गई हमारी श्रॉक कार्बिन। इस तरह से कुछ नहीं है, एक H MEOH MEO ले जाएंगे, इस पे जो माइनस चार्ज आएगा वो मेटल के पास आ जाएगा, जाके डबल बॉन्ड बना लेगा और हमारी कार्बिन रेडी हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम और भी कार्बिन की रिएक्शंस देखेंगे, श्रॉक कार्बिन की अभी हम और रिएक्शंस अब हम देखते हैं श्रॉक कार्बिन की कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। चलिए, कॉम्प्लेक्स है eta5Cp Me Ta डबल बॉन्ड CH2 प्लस Me3SiBr, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, मेटल और कार्बन, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे क्रिएट हुआ वो जाएगा सिलिकॉन पे, ब्रोमीन बाहर। तो क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हमारा, TaCH2, इसको इस तरह से लिख लीजिए HSiMe3 MECp2 eta5Cp2 और ये प्लस चार्ज, क्योंकि मेटल में प्लस चार्ज होगा और इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ब्रोमीन माइनस साइड में, इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बन सकता है। चलिए, अब हम देखेंगे टेबेस रिएजेंट के बारे में। तो देखिए, टेबेस रिएजेंट का मतलब ये हुआ कि जब आप श्रॉक कार्बिन का प्रोटेक्टेड फॉर्म ले आए तो वो है टेबेस रिएजेंट। मैंने क्या कहा, अगर जब आप श्रॉक कार्बिन का प्रोटेक्टेड फॉर्म ले आए तो उसे हम कहेंगे टेबेस रिएजेंट, यानी प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ श्रॉक कार्बिन, इस तरह से। अब ये बनता किस है, तो देखिए हमारे पास स्पीशीज दी हुई है Cp Ti Cl Cl, इस तरह से स्पीशीज दी हुई है हमारे पास। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम के साथ। जैसे ही इसकी रिएक्शन अपन ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, एक Me इसकी तरफ और ये Cl बाहर चला जाएगा और ये Cl बाहर चला जाएगा और एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि Ti Cl CH3 Cp प्लस AlClMe2 ये आ जाएगा। फिर हम इसी मॉलिक्यूल की रिएक्शन एक बार फिर ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम के साथ करवाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कुछ, ठीक है। तो ये Me और ये H बाहर,
यानी कि CH4 बाहर हो गया है। तो क्या बनेगा, TiCl CH2 Al Me Cp। ये है टेबेस रिएजेंट। ये जो बना है ये है टेबेस रिएजेंट। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे आप। ठीक है, तो टेबेस रिएजेंट करता क्या है अब हम ये भी देखते हैं। तो ये रहा टेबेस रिएजेंट बना कैसे, अब इसका वर्किंग क्या है अब हम ये देखेंगे। टेबेस रिएजेंट जितने भी कार्बोनाइल कार्बन को कन्वर्ट कर देता है CH2 ग्रुप में। टेबेस रिएजेंट यानी अल्डिहाइड हो जाए, कीटोनिक ग्रुप हो जाए, एसिडिक ग्रुप का कार्बोनाइल हो, एस्टर हो, ये जितने भी कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है एज वेल एज अमाइड भी हो, इन सब को अगर हम टेबे रिएजेंट दे दें, इन सब को टेबेस रिएजेंट दे दे, तो बन जाए, तो ये जो कार्बोनाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइलिडीन ग्रुप में। मिथाइलिडीन ग्रुप सॉरी मिथाइलिडीन ग्रुप में नहीं, CH2 वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप। ठीक है, ये नोट डाउन करेंगे आप। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि टेबेस रिएजेंट किसी भी कार्बोनाइल के जो कार्बोनाइल में जो O है उसको CH2 ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करता है, ये हम देखेंगे अब। देखिए, सबसे पहले टेबेस रिएजेंट दिया जाएगा आपको Cp Cl CH2 Al Me और बेस के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी। जैसे ही आप इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो ये वाला पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि बचा क्या, Ti डबल बॉन्ड HH Cp इस तरह से आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये जो हमें मिला है इसकी रिएक्शन अब हम करेंगे कार्बोनाइल कार्बन के साथ। इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ हम करेंगे इसकी रिएक्शन। तो होगा क्या, देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे, यानी कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये इधर पे, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव जाएगा कार्बन के पास और ये ऑक्सीजन जाएगा टिटेनियम के पास यानी मेटल के पास, इस तरह से। तो क्या बनेगा देखिए, सॉरी, TiCH ये वाला जुड़ा है कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा है R और OR, फिर इसी कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन जुड़ा है टिटेनियम से Cp इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ इस तरह से। ठीक है, मेटल की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा होगी इसलिए उन्होंने उसको उसके साथ जोड़ दिया है। और बनेगा क्या, सबसे पहले CHH ये वाला पोर्शन और अच्छे से बता देता हूँ, CHH ये, फिर उससे जुड़ा है डबल बॉन्ड, फिर है COR ये बन गया, देख लीजिए आप। ठीक है, और जो एलिमिनेट हुआ वो क्या एलिमिनेट हुआ है, TiCp2O
ये निकल गया। पर हमें तो इससे कोई काम ही नहीं है, तो इसको हटाओ। इसको और हम किस तरह से लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड COR। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, देखिए जैसे ही आपके पास ये वाला ग्रुप आएगा कार्बोनाइल कार्बन और हमें टेबेस रिएजेंट दिख जाए, इस तरह से टेबेस रिएजेंट दिख जाए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इस O को हटाएंगे, यानी कि ये कार्बोनाइल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर टेबेस रिएजेंट के साथ करेंगे, इसको इस डबल बॉन्ड O को साफ कर दो और 2H लगा दो, खत्म। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक। ये भी आप ध्यान रखेंगे, 2H नहीं, डबल बॉन्ड CH2 ऐसे कर देना तो हो जाएगा। सॉरी, ये मिथाइलिडिन ग्रुप कन्वर्ट होगा, ये भी आप नोट डाउन करेंगे। चलिए और भी अच्छे एग्जाम्पल है टेबेस रिएजेंट से रिलेटेड, वो भी हम देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है ठीक है। इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन हमें करवानी है टेबेस रिएजेंट के साथ। तो क्या होगा, जैसे ही आपको कार्बोनाइल कार्बन दिख जाए और टेबेस रिएजेंट दिख जाए, इसे आप साफ कर देंगे और CH2 लगा देंगे, बाकी एज इट इज रहने देंगे। OMe 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 OMe, इस तरह से, ठीक। अब एक और बार, एक और रिएक्शन है, यहां पे भी टेबेस रिएजेंट दिया है, लेकिन एक इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट टेबेस रिएजेंट दिया है आपको। जब एक इक्विवेलेंट टेबेस रिएजेंट देंगे तो आप किसी एक कार्बोनाइल को CH2 में कन्वर्ट कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे। OET। लेकिन अगर एक्सेस में आ जाए, यानी टेबेस रिएजेंट एक्सेस में आ जाए, तो फिर आप दोनों को रिड्यूस कर देंगे इस तरह से, ठीक। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे फिशर कार्बिन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे फिशर कार्बिन के बारे में। फिशर रिकॉल कीजिए सारे फिशर कार्बिन के पॉइंट। फिशर कार्बन सिंगलेट होती है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, और ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं या मौजूद होते हैं जो मिडिल डी ब्लॉक के हो, मतलब बीच वाले एलिमेंट्स जितने भी होते हैं डी ब्लॉक के, जैसे क्रोमियम, मैग्नीज या फिर टंगस्टन, ऑस्मियम एक्सेट्रा, ऐसे कुछ स्पीशीज आपको फिशर कार्बिन में मिल जाएंगे। ये आप नोट डाउन करेंगे। अब फिशर कार्बिन बनती कैसे है, CO5W डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन करवानी है RLI के साथ। तो अब ये फिशर कार्बिन बनेगी कैसे, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, ये यहाँ पे, ये यहाँ, ये यहाँ, CO5W डबल बॉन्ड C OLI R, ये मिल गया है आपको। अब इसी की रिएक्शन, इसकी ही रिएक्शन हम अगर फर्दर कंटिन्यू करें, और किन के साथ हमें रिएक्शन करवानी है, इसकी 3 अलग अलग स्पीशीज़ के साथ आपको रिएक्शन करवानी है। एक है Me3O+ BF4-
BF4 माइनस, एक है MEI और एक है CH2N2। ये 3 स्पीशीज़ के साथ आपको रिएक्शन करवानी है और इन तीनों के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा एक ही मॉलिक्यूल जो है फिशर कार्बीन। ये रही आपकी फिशर कार्बीन। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिशर कार्बीन। देखते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया है W CO5 डबल बॉन्ड C OMe PH, ये दिया है। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है NHR2 के साथ। तो देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, ये कार्बन पर अटैक करेगा और ये यहाँ, तो मेटल पे आया नेगेटिव चार्ज COMe NHR PH CO5, ये हुआ। अब OMe और H इनको तो बाहर निकालो और बनेगा क्या? जैसे ही ये निकल जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। देखिए किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। W डबल बॉन्ड C NR2 PH CO5, ये कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। और भी सारी रिएक्शंस है फिशर कार्बन की। एक सबसे, ये नोट डाउन करिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशर कार्बन की रिएक्शन है कि जो फिशर कार्बन है वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन शो करता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज शो करता है डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड के साथ। और बाकी सारे रिएजेंट है, जैसे डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड के अलावा और भी रिएजेंट है जिसके साथ फिशर कार्बन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज शो करेगा। वो हम एक स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट भी है, इसके साथ भी ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज शो करेगा। चलिए देखते हैं ये किस तरह से होगा। आपको स्पीशीज ए सेम ही रखनी है, कोई चेंज नहीं है। आप चाहे तो मेटल बदल सकते हैं, पर मेटल भी आप वही रखेंगे जो डी ब्लॉक के मिडिल का हो। चाहे कोई भी सीरीज का रख लीजिए, पर डी ब्लॉक के मिडिल का होना चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब था कि फिशर कार्बन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज शो करता है कुछ रिएजेंट के साथ, जैसे है DMSO, S डबल बॉन्ड OMe डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये O हटा दीजिए, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन शो करेंगे। तो होगा क्या? आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, ये वाला पोर्शन हटा के सल्फर वाले पोर्शन को यहाँ पे लाके जोड़ देना है। ये COMe वाला जो पोर्शन है इसको हटाना है, इतने वाले पोर्शन को, और इससे रिप्लेस कर देना है। मेरा कहने का मतलब था W डबल बॉन्ड S Me CO5 प्लस C डबल बॉन्ड OMe PH, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे वाले रिएक्शंस देखते हैं जिसके अंदर हम दूसरे कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं। देखिए होगा क्या, ये कॉम्प्लेक्स दिया है Me डबल बॉन्ड O MCO5, इस तरह से कॉम्प्लेक्स दिया है, और DMSO दिया है, DMSO दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसमें? तो आप बेसिकली कुछ नहीं करने वाले हैं, इस वाले पोर्शन को, मेटल को हटाइए और उसकी जगह डबल बॉन्ड O ले आइए, यानी कि मेटल को आपको सल्फर के साथ जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ देना है, और
ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर फिशर कार्बिन की रिएक्शन हम किसी बेस के साथ करवा दें तो क्या हो जाएगा, मैंने ये कहा, ये भी हम देखते हैं। चलिए, आपको फिशर कार्बिन की रिएक्शन, फिशर कार्बिन ये फिशर कार्बिन है और इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाना है। जैसे मान लीजिए अल्काइल बेस है या ऑर्गेनोलिथियम बेस है, उसके साथ हमें इसकी रिएक्शन करवानी है तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेस क्या करेगा, H+ को बाहर निकालेगा, तो ये H निकल गया यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, मेटल CO5 डबल बॉन्ड O, O इधर इधर, H नेगेटिव चार्ज, ये इधर ये इधर, इस तरह से। तो क्या बन जाएगा, मेटल पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन या डबल बॉन्ड CO5, ये स्पीशीज़ बन गई है हमारे पास। अब इसी स्पीशीज़ की रिएक्शन हमें करवानी है किसके साथ, अब इसी स्पीशीज़ की रिएक्शन हम करवाएंगे, एक मॉलिक्यूल है वो है प्लस CH2OMe, CH2OMe Cl के साथ आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे इस मॉलिक्यूल के साथ, तो कैसे होगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इधर, ये बाहर, इस तरह से। तो होगा क्या, मेटल डबल बॉन्ड O, CH2OMe H CO5, CH2OMe H CO5, ये हो गया। अब OMe और H बाहर निकालो, OMe और H को बाहर निकाल लो, तो होगा क्या, ये मिल गया और डबल बॉन्ड, इस तरह से ये स्पीशीज़ आपको मिल जाएगी। ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ ऐसे इंटरमीडिएट स्पीशीज़ पाई जाती है, इंटरमीडिएट स्पीशीज़ यानी जो फिशर कार्बिन और श्रॉक कार्बिन के बीच में लाई करती है, और वो दोनों इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ के साथ वो रिएक्शन शो कर जाती है। मैंने ये कहा कुछ ऐसी स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है जो लाई करती है फिशर कार्बिन, यानी दोनों की प्रॉपर्टी रखती है, फिशर की भी और श्रॉक कार्बिन की भी प्रॉपर्टी रखती है, और वो जो स्पीशीज़ है वो रिएक्ट करती है इलेक्ट्रोफाइल के साथ एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल के साथ। देखते हैं कैसे, और उसका वेल नोन एग्जाम्पल है ओस्मियम कॉम्प्लेक्स। मेरा ये कहने का मतलब था कि एक स्पीशीज़ है जो दोनों की प्रॉपर्टी रखती है, यानी फिशर कार्बिन की भी प्रॉपर्टी रखेगी और श्रॉक कार्बिन की भी प्रॉपर्टी रखेगी। ठीक है, और उस स्पीशीज़ का जो है जनरली ओस्मियम की स्पीशीज़ है ये NO। ठीक है, ये जो स्पीशीज़ है ये दोनों की प्रॉपर्टी रखती है, फिशर कार्बिन की भी और श्रॉक कार्बिन की भी, और ये इलेक्ट्रोफाइल के भी साथ रिएक्शन करवा सकती है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल लिया SO2, SO2 के साथ भी रिएक्शन कर सकती है, और न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शन कर सकती है CH2N2 के साथ। इस तरह से भी ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो होगा क्या, जब ये CH2N2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और SO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए CH2 के साथ रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड CH2 NO PPH3 PPH3 PPH3, ये बन जाएगा, एक PPH3 हट जाएगा, सॉरी एक Cl आ जाएगा, Cl, इस तरह से ये आप ध्यान रखेंगे। और जब ये SO2 वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा
जब ये SO2 वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो स्पीशीज कुछ इस तरह से बनेगी। ये भी आप ध्यान रख लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने पूरा कार्बीन कंप्लीट कर लिया है, जिस पे मैंने कोई भी एक पॉइंट नहीं छोड़ा जहाँ से क्वेश्चन ना आ सके। आप वो ट्रिक याद रख लेना जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।